हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। देखिए बेटा, कल अपन ने यहाँ पर टॉपिक फिनिश किया था द्रव्य की तरंग प्रकृति पे। अब अपने को आगे बढ़ना है यहाँ पर द्रव्य की कणीय प्रकृति पर। कणीय प्रकृति में आपने यहाँ पर कुछ पॉइंट पढ़ा था कि यहाँ पर विवर्तन और व्यतिकरण की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम तरंग प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अपने पास कुछ भौतिक घटनाएं ऐसी होती है जिनको हम तरंग प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन्हीं घटनाओं को हम यहाँ पर एक बाय एक करके अपने को यहाँ पर रीड करना है। अपने पास यहाँ पर पहली घटना आती है बेटा कृष्णिका विकिरण प्रभाव। पहली घटना क्या है अपने पास यहाँ पर? कृष्णिका विकिरण प्रभाव। देखिए बेटा, कृष्णिका विकिरण प्रभाव की व्याख्या यहाँ पर की गई थी मैक्स प्लांक के द्वारा। कृष्णिका विकिरण प्रभाव की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी बेटा? मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बेटा? यहाँ पर मैक्स प्लांक के द्वारा। देखिए यहाँ पर मैक्स प्लांक क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये जो आपके पास कृष्णिका है, आपके पास जो कृष्णिका है, ये कृष्णिका एक ऐसा पिंड होती है। ये कृष्णिका यहाँ पर कुछ ऐसा पिंड होती है जो इस पर डाली गई सभी प्रकार की विकिरणों का एक समान रूप से, इस पर डाली गई सभी विकिरणों का एक समान रूप से उत्सर्जन व अवशोषण करती है। क्या कहा मैंने यहाँ पर कि कृष्णिका क्या होती है बेटा? यहाँ पर एक ऐसा पिंड होती है, एक ऐसा कण होता है जो उस पर डाले गए सभी प्रकार की विकिरणों को, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को यहाँ पर अवशोषित करती है और उनको वापस उत्सर्जित भी करती है। उस पिंड को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? यहाँ पर कृष्णिका। देखिए यहाँ पर इसी कृष्णिका में अपन एक वर्ड जोड़ते हैं, आदर्श कृष्णिका। एक वर्ड है यहाँ पर आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका ऐसा पिंड है जो सभी प्रकार के विकिरणों का, सभी प्रकार की विकिरणों का पूर्णतः क्या करे? एक समान रूप से उत्सर्जन व अवशोषण करे। एक समान रूप से सभी प्रकार की विकिरणों का यहाँ पर अवशोषण या उत्सर्जन करती है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? यहाँ पर आदर्श कृष्णिका कहा जाता है। देखिए बेटा, यहाँ पर हम आदर्श कृष्णिका, वैसे कोई पिंड ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ लगभग यहाँ पर एक पिंड है आपका यहाँ पर कार्बन ब्लैक। एक पिंड है यहाँ पर कौन सा बेटा? कार्बन ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक जरूर आपके पास यहाँ पर आदर्श कृष्णिका के रूप में व्यवहार करता है। यानी इस कार्बन ब्लैक पे आप जितनी भी विकिरण डालते हो वो उन सारी विकिरणों का अवशोषण भी करता है और उनका यहाँ पर उत्सर्जन भी करता है। देखिए बेटा, यहाँ पर इसी को आगे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैक्स प्लांक क्या कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं बेटा? गरम। किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? गरम करते हैं, तो वो वस्तु यहाँ पर आपको कल बताया था मैंने, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु से किस प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है बेटा? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड IR किरणें यहाँ पर उत्सर्जित होती है। तो वही चीज यहाँ पर ली है आपने कि आप किसी वस्तु को क्या कर रहे हो? गरम कर रहे हो। तो गरम करने के उपरांत ये विभिन्न प्रकार की आवृत्ति वाले, विभिन्न प्रकार की आवृत्ति वाले
विकिरणों का क्या करती है? उत्सर्जन। विभिन्न प्रकार की आवृत्ति वाले यहाँ पर विकिरणों का ये क्या करती है बेटा? उत्सर्जन करती है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई लुहार है, लुहार यहाँ पर पहले जब लोहे को गर्म करता है, लोहे को यहाँ पर ताप देके थोड़ा सा गर्म करता है, तो लोहा आपको यहाँ पर हल्का लाल रंग का दिखाई देता है। जब हम ताप दे करके इस लोहे को क्या करते हैं बेटा? गर्म करते हैं, तो यहाँ पर जो लोहा है वो कौन सी विकिरणों का उत्सर्जन करता है बेटा? हल्के लाल रंग की विकिरणों का। दृश्य क्षेत्र वाली आपकी विकिरण होती है, तो उस दृश्य क्षेत्र वाली यहाँ पर लाल रंग वाली विकिरण का ये क्या करता है बेटा? उत्सर्जन। इसे यदि और उच्च ताप दिया जाता है, इसे यदि हम और गर्म करते हैं, तो ये यहाँ पर गहरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी कौन सी विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है? ये गहरे लाल रंग वाली विकिरण का। अब आपने कहा कि नहीं, यदि लोहे को हम और क्या करें बेटा? गर्म करें, तो यहाँ पर ये कैसा दिखाई देता है बेटा? सफेद। यानी यहाँ पर दृश्य क्षेत्र वाली सभी विकिरणों को अवशोषित करके ये एक साथ यहाँ पर उत्सर्जित करता है, तो आपको कैसा कलर दिखाई देता है बेटा? सफेद कलर आपको दिखाई देता है। आपने कहा कि नहीं, इसे और यदि ताप दिया जाए, इसे और यदि गर्म किया जाए, तो ये यहाँ पर और उच्च आवृत्ति वाली नीले रंग की विकिरण का क्या करता है बेटा? उत्सर्जन करता है। यहाँ पर हल्के लाल रंग में लैम्डा तरंग दैर्घ्य तो क्या है बेटा? ज्यादा, लेकिन न्यू आवृत्ति का मान क्या है यहाँ पर? कम। जबकि नीले रंग में यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का मान तो क्या है? कम, जबकि यहाँ आवृत्ति का मान क्या है बेटा? उच्च है। क्लियर है कि आप यहाँ पर जब किसी पिंड को क्या करते हो बेटा? गर्म करते हो, तो ये अलग अलग आवृत्ति वाली विकिरणों का क्या करता है बेटा? यहाँ पर उत्सर्जन करता है। वो ना उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण है, उस विकिरण की तीव्रता किस पर निर्भर करती है बेटा? ताप पर। जैसे हल्के से वो गहरे लाल में जा रहा है और इसको ताप देने पर, यानी आपने क्या कहा यहाँ पर कि विकिरण की जो तीव्रता है, विकिरण की जो तीव्रता है वो ताप पर क्या करती है बेटा? निर्भर करती है। जिसको हम एक आलेख से यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। आलेख आपने खींचा है यहाँ पर उत्सर्जित होने वाली विकिरण की तीव्रता, उत्सर्जित होने वाली विकिरण की तीव्रता और तरंग दैर्घ्य के मध्य, वेवलेंथ और यहाँ पर विकिरण की यहाँ पर तीव्रता के मध्य आपने क्या बनाया? आलेख बनाया T1 टेम्परेचर पे। पहले कौन से टेम्परेचर पे? T1 टेम्परेचर पे। तो देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है। क्लियर है? यहाँ पे T1 टेम्परेचर पे आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। मैंने कहा यहाँ पर कि यदि ताप को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। ताप को हम क्या कर दे बेटा? कम। कम का मतलब T1 ज्यादा है किससे बेटा? T2 से, यानी T2 क्या हो गया? कम हो गया। जब T2 ताप को कम किया जाता है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यानी T1 टेम्परेचर पे आपको यहाँ पर विकिरण की तीव्रता कितनी प्राप्त होती है? ये वाली। जबकि T2 टेम्परेचर पे आपके पास तीव्रता कौन सी प्राप्त होती है? ये वाली। कम कौन सी है बेटा? यहाँ पर T2 वाली। T2 ताप क्या था? कम। यानी आप ताप को यदि बढ़ाते हो तो विकिरण की तीव्रता में क्या हो जाती है बेटा? वृद्धि हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक?
वापिस एक बार रिमाइंड कर लीजिए, क्या कहा मैक्स प्लांक ने यहाँ पर कि आपके पास कोई ऐसा पिंड है जो एक समान रूप से विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, तो उस पिंड को क्या कहा जाता है बेटा यहाँ पर? कृष्णिका। जैसे आपने लोहे को गर्म करके इसको विकिरण दी, विकिरण का अवशोषण किया और इस दृश्य क्षेत्र वाली विकिरण के रूप में वापस से विकिरणों का क्या किया बेटा? इसने उत्सर्जन किया। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पर ऐसा पिंड जो सभी प्रकार की विकिरणों का एक समान प्रकार से उत्सर्जन और अवशोषण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृष्णिका। और इसी में यदि आदर्श वर्ड जोड़ दिया जाए, आदर्श वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर कि ये सभी प्रकार की विकिरणों को क्या करे? अवशोषित और उतनी ही क्या करे? उत्सर्जित करे, तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा यहाँ पर? आदर्श कृष्णिका। जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? कार्बन ब्लैक। देखिए यहाँ लोहा आदर्श कृष्णिका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जितनी अवशोषित करता है उतनी सारी विकिरणों का ये उत्सर्जन नहीं कर पाता है। अब आपने क्या कहा यहाँ पर कि जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं बेटा? गर्म करते हैं, तो वो अलग अलग आवृत्ति की अलग अलग तीव्रता वाली विकिरणों का क्या करता है बेटा? उत्सर्जन। जिसको आपने एक्सप्लेन किया लोहे को गर्म करके कि पहले अपन लोहे को गर्म करते हैं तो वो हल्के लाल रंग में, और ताप देते हैं तो वो गहरे लाल रंग में, यानी उच्च तरंग दैर्घ्य की ओर और कम आवृत्ति वाले प्रकाश की ओर उत्सर्जित होता है। जब इसको ताप देकर और गर्म किया जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? गहरे लाल रंग में। फिर आपने कहा कि नहीं, आपने ताप को और बढ़ाया यहाँ पे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सफेद रंग में। फिर आपने कहा कि नहीं, और ताप अपन बढ़ाते हैं तो ये कम तरंग दैर्घ्य वाली या उच्च आवृत्ति वाली नीले रंग की विकिरण का क्या करता है बेटा? उत्सर्जन करता है। अर्थात आप क्या कहोगे कि विकिरण की जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है बेटा? ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बेटा? ताप पर निर्भर करती है। जिसको आप इस ग्राफ से समझा सकते हो कि T1 टेम्परेचर ग्रेटर देन है, ज्यादा है किससे बेटा? यहाँ पर T2 से। तो T1 टेम्परेचर पे आपको ज्यादा वाले टेम्परेचर पे विकिरण की तीव्रता क्या मिल रही है बेटा? ज्यादा। जबकि T1 टेम्परेचर पे T2 टेम्परेचर पे आपकी तीव्रता क्या मिल रही है? कम मिल रही है। क्लियर है? यानी आपने कहा कि जब हम किसी वस्तु को ताप देंगे तो विकिरण का वो क्या करेगा? उत्सर्जन, या ताप लेकर के वो विकिरण का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। अब इसी को यहाँ पर मैक्स प्लांक ने, इसी को अवशोषण विकिरण के और उत्सर्जन को यहाँ पर मैक्स प्लांक ने कुछ भिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया, और उसको प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को हम कहते हैं यहाँ पर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। उससे पहले आप बेटा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम लेते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम क्या लेते हैं बेटा? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए बेटा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? प्लांक ने यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत के तहत एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई आपके पास पिंड विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, जब भी आपके पास यहाँ पर कोई पिंड विकिरण का उत्सर्जन या क्या करता है बेटा? अवशोषण करता है, तो वो यहाँ पर विकिरण को यहाँ पर
अनवरत रूप में न लेकर के, अनवरत, जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस, अनवरत रूप में न लेकर के, लगातार न लेकर के, ये विभक्त रूप में, विभक्त रूप में, विभक्त का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेज के रूप में, छोटे छोटे पैकेज या बंडलों के रूप में, छोटे छोटे पैकेज या बंडलों के रूप में ये इन विकिरणों का उत्सर्जन या क्या करता है बेटा, अवशोषण। आपने क्या कहा यहाँ पर कि ये आदर्श पिंड है, ये विकिरण का क्या कर रहा है, उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जन यू कंटिन्यूस ना करके छोटे छोटे पैकेज के रूप में करता है। विकिरण का उत्सर्जन किस रूप में करता है बेटा, यहाँ पर छोटे छोटे बंडलों के रूप में, विभक्त रूप में यहाँ पर विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो इस पिंड के द्वारा ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है, उस विकिरण की जो न्यूनतम ऊर्जा है, इस विकिरण की, इस विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो उत्सर्जित हो रही है या अवशोषित हो रही है, उस विद्युत चुंबकीय विकिरण की न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा उसकी आवृत्ति के, न्यूनतम ऊर्जा उसकी आवृत्ति के क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है। क्या होती है, उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी विकिरण की ऊर्जा जो उत्सर्जित या अवशोषित हो रही है, ऊर्जा क्या है आपके पास, ई एनर्जी, वो प्रोपोर्शनल है कि किसके बेटा, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू के। आपने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया, तो चिन्ह हटाने पे आपने क्या लिया, नियतांक एच। क्या लिया बेटा आपने, नियतांक एच। एच को हम बोलते हैं यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं इसे बेटा, प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। इस प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है यहाँ पे। देखिए आपको यहाँ पर एच न्यू, आपको इस विद्युत चुंबकीय विकिरण की क्या मिली, न्यूनतम ऊर्जा। इस एच न्यू को क्या कहा जाता है बेटा, यहाँ पर क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, क्वांटा। अर्थात जो आपके पास छोटे छोटे बंडलों के रूप में जो प्रकाश आपका, जो विकिरण जो आपकी यहाँ पर आ रही थी, उसी विकिरण को क्या नाम दिया जाता है बेटा, क्वांटा। और उस क्वांटा की ऊर्जा किसके बराबर होती है बेटा, एच न्यू के बराबर होती है। क्लियर है। ये था आपके पास क्या बेटा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या था बेटा आपके पास यहाँ पर, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब इसी से आगे अपन पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर दूसरी घटना, जो कौन सी प्रकृति को लेकर आती है बेटा, इसकी कणीय प्रकृति को। और दूसरी घटना के लिए अपन यहाँ पर लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या लेते हैं बेटा यहाँ पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव। पहली घटना कंप्लीट है आपकी कृष्णिका विकिरण प्रभाव। दूसरी घटना यहाँ पर क्या आती है बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव 1887 में दिया गया था एच हर्ट्ज के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था बेटा, एच हर्ट्ज के द्वारा यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया गया था, जहां हर्ट्ज के अनुसार
कि किसी धातु की प्लेट पर, किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है। किसको गुजारते हैं बेटा? प्रकाश पुंज को। प्रकाश किरण के एक समूह को हम इस धातु की सतह पर डालते हैं तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? निष्कासन होता है और इन निष्कासित इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का क्या होता है बेटा? प्रवाह होता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव। कि जब हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश पुंज को डालते हैं तो यहाँ पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा? निष्कासन होता है और वो निष्कासित जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रवाह। यानी प्रकाश किसमें कन्वर्ट हो गया? विद्युत में। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी को आगे बढ़ाते हुए हर्ट्ज क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है, जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने उत्सर्जित होते हैं, कितने निष्कासित होते हैं, ये डिपेंड किस पर करती है बेटा? प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बेटा? प्रकाश की तीव्रता पर ये निर्भर करती है। जितना ज्यादा तीव्रता का प्रकाश होगा, निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर इस निष्कासित इलेक्ट्रॉन, इस निष्कासित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, इस निष्कासित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, उस गतिज ऊर्जा का मान इस प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? प्रकाश की तीव्रता पे। इलेक्ट्रॉन की गति इस प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा? भिन्न भिन्न धातु। क्या है बेटा? भिन्न भिन्न धातु है। अलग अलग धातुएं होती है तो अलग अलग धातुओं से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रकाश वाला पुंज, न्यूनतम प्रकाश वाला पुंज, प्रकाश का मतलब है आवृत्ति। प्रकाश का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर किसी भी धातु की प्लेट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना है तो उस इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक जो न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज है, उस प्रकाश पुंज की आवृत्ति को क्या कहा जाता है बेटा? देहली आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसे देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होगी बेटा? विकिरण की उस आवृत्ति वाली विकिरण जो यहाँ पर इस धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम होती है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करती है, उस आवृत्ति को अपन क्या नाम देंगे बेटा? देहली आवृत्ति। यदि इससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपने धातु की प्लेट पर डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होगा। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की प्लेट से क्या निष्कासित करती है बेटा? इलेक्ट्रॉन निष्कासित करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? देहली आवृत्ति कहा जाता है, जो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होती है बेटा? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जैसे सोडियम धातु के लिए अलग होगी, पोटेशियम के लिए अलग होगी, सीजियम धातु के लिए यहाँ पर
अलग होगी। क्लियर है यहाँ तक? ये तो आपके पास कहानी किसके द्वारा दी गई? प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में एच हर्ट्ज के द्वारा। इसी को यहाँ पर और आगे एक्सप्लेन किया जाता है बेटा आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? यहाँ पर आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए आइंस्टीन यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर दो धातु की प्लेट लेते हैं। दो क्या लेते हैं? धातु की प्लेट। एक धातु की प्लेट को यहाँ पर कैथोड कहते हैं, जो ऋण आवेशित होता है। दूसरी प्लेट को हम कहते हैं यहाँ पर एनोड, जो यहाँ पर होता है धन आवेशित। इन दोनों प्लेटों को हम यहाँ पर एक बल्ब से जोड़ देते हैं, साथ ही इसमें एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी और ये आपका बल्ब, माइनस और आपका प्लस। क्लियर है? देखिए यहाँ पर बैठे थे कौन बेटा? सूर्य महाराज। क्या देने के लिए बेटा? यहाँ पर प्रकाश देने के लिए। इस सूर्य से यहाँ पर विकिरण उत्सर्जित होती है क्वांटा के रूप में, और कहाँ गिरती है? इस धातु की प्लेट पर। बहुत सारी विकिरण उत्सर्जित हो रही है और कहाँ गिर रही है बेटा? इस धातु की प्लेट पर गिर रही है। जब ये इस धातु की प्लेट पर गिरती है, यहां से आपके पास क्या आई? प्रकाश पुंज, प्रकाश विकिरण आई। इस प्रकाश विकिरण की ऊर्जा कितनी है बेटा? एच न्यू। कितनी है बेटा? एच न्यू। आने वाले प्रकाश पुंज की ऊर्जा अपने पास कितनी है बेटा? एच न्यू। अब ये एच न्यू यहाँ पर दो प्रकार के फंक्शन करता है, दो प्रकार के कार्य करता है। एक तो यहाँ पर जैसे ही ये धातु की प्लेट पर गिरता है तो धातु की प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बेटा? निष्कासन करता है। तो धातु प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बेटा? निष्कासन करता है। निष्कासन करने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देता है और किसकी ओर गमन करवाता है बेटा? एनोड की ओर। क्लियर है यहाँ पे कि जब हम इस प्रकाश पुंज किरण को इस धातु की प्लेट पर डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है और ये इलेक्ट्रॉन गति करते हुए किसकी ओर जाते हैं? एनोड की ओर। और इस परिपथ की सहायता से वो इसमें प्रवाहित होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह है, जिससे आपका बल्ब चमकने लगता है। जैसे रोड पे जो आपकी सोलर प्लेट लगी होती है, सौर बैटरियां लगी होती हैं, वो सौर बैटरियां इसी पे आधारित होती है। और आजकल तो सोलर प्लेट बहुत सारी यहाँ पर बहुत उच्च मात्रा में लगाई जा रही है बेटा। वो सारी सोलर प्लेट किस सिद्धांत पे काम करती है बेटा? यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी प्रकाश की विकिरण जिसके पास ऊर्जा कितनी थी बेटा? यहाँ पर एच न्यू। ये एच न्यू कितने भागों में डिवाइड हो रही है? कितने भाग काम कर रही हैं? यहाँ पर दो। तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर आने वाली प्रकाश विकिरण दो प्रकार के कार्य करती है। पहला आपके पास है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन।
निष्कासन के रूप में, जिसको हम कार्य फलन बोल सकते हैं W0। ये W0 किसके बराबर होगा बेटा? यहाँ पर वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, उत्सर्जन, उसे अपन बोलते हैं दहली आवृत्ति, और दहली आवृत्ति को अपन डिनोट करते हैं बेटा μ0 से। क्लियर है? तो यहाँ पर पहला टुकड़ा, यहाँ से hν का पहला टुकड़ा क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, देखिए बेटा, गतिज ऊर्जा काइनेटिकल एनर्जी को हम दर्शाते हैं K से, और K होता है आपके पास 1/2 mv²। mv², m है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m क्या है बेटा? यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और v है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग। क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और ये आपका क्या है? दहली आवृत्ति के रूप में किया गया, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में किया गया कार्य। यानी ये ऊर्जा कितने हिस्सों में टूट रही है बेटा? 2 हिस्सों में। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर? क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ पर? कि आपके पास यहाँ पर hν किसके बराबर होगा बेटा? कार्य फलन hν0 प्लस काइनेटिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर। यहां से हम इस गतिज ऊर्जा की क्या कर सकते हैं? गणना। इस वैल्यू को कहां ले जाएं? इधर। तो प्लस वाली डिजिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? माइनस में। तो आपके पास 1/2 mv² बराबर क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर hν माइनस hν0। क्लियर है? यहां से यदि अपने को v कैलकुलेट करना है तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर v बराबर 2 को कहां ले जाए? इसके गुणा में, 2hν माइनस hν0, और अपॉन में किसको ले जाए? यहाँ पर m को, और इसके स्क्वायर को हटाने के लिए इसका क्या ले लेते हैं? वर्ग। क्लियर है? यहां से हम किसी भी निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा? वेग ज्ञात कर सकते हैं, यदि आपको आने वाली प्रकाश की आवृत्ति पता है और निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन की दहली आवृत्ति आपको पता है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक ये 2 इफेक्ट थे आपके पास, 2 प्रभाव थे कण की, द्रव्य की यहाँ पर कणीय प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। अब हम थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे, और थर्ड फैक्टर यहाँ पर आएगा आपके पास हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। आज के लिए इतना ही। रेखीय स्पेक्ट्रम अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू।